तो हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी किस तरीके से, किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसके लिए तीन मैकेनिज्म है। एक हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के द्वारा, दूसरा है जक्स्ट्राग्लैमरुलर अपैरेटस से रिलीज होने वाले रेनिन के द्वारा, और तीसरा है हार्ट के द्वारा रिलीज किए जाने वाले एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर के द्वारा। ये कैसे काम करते हैं इसको समझना होगा। ऊपर बताया गया दोनों जो मैकेनिज्म हैं ये ब्लड का वॉल्यूम कम होने पर एक्टिवेट होते हैं, यानी इनकी कोशिश होती है कि ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। कैसे हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला एडीएच काम करता है, कैसे जेसीए से रिलीज होने वाला रेनिन काम करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और यहां पर हार्ट से रिलीज होने वाला एएनएफ कैसे काम करता है इस पर भी हमें डिस्कस करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, हार्ट से रिलीज होने वाला एएनएफ हाइपोथैलेमस और जेजीए से रिलीज होने वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे टोटली अपोजिट होता है। ये ब्लड के वॉल्यूम के बढ़ने पर एक्टिवेट होता है और कोशिश करता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए या ब्लड का प्रेशर कम हो जाए, जबकि इनकी कोशिश होती है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने की। तो यानी ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे काम करते हैं। अल्टीमेटली इनका गोल एक जैसा होता है, लेकिन इसका गोल जस्ट अपोजिट होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे हाइपोथैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी गिरती है, कम होते हैं जब आयनिक कंसंट्रेशन, और ब्लड का वॉल्यूम कम होता है जब वाटर कम होता है, तो ये एक्टिवेट होते हैं और ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हाइपोथैलेमस एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कलेक्टिंग डक्ट्स पर काम करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स में वाटर के जो चैनल्स होते हैं वो ओपन कर दिए जाते हैं, जिसके कारण वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाता है और ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन किया जाता है। दूसरा, हमने रेनिन कैसे काम करता है उसके बारे में भी समझना है। जक्स्ट्राग्लैमरुलर अपैरेटस में एफरेंट आर्टरियोल की जेजी सेल्स, अब बात समझें, जक्स्ट्राग्लैमरुलर अपैरेटस के अफरेंट आर्टरियोल की जेजी सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो ट्यूनिका मीडिया की हैं। वो ब्लड का प्रेशर कम होने पर, ब्लड का वॉल्यूम कम होने पर क्या होती हैं, वो रेनिन को रिलीज करती हैं। रेनिन ब्लड के सर्कुलेशन से बढ़ते हुए लीवर में पहुंचता है, लीवर को प्रेरित करता है, लीवर को एक्साइट करता है एंजियोटेंसिन 1 को रिलीज करने के लिए। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में पहुंचता है, वहां पर स्पेसिफिक सब्सटेंस के द्वारा ये एक्टिवेट करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। बात समझिए, लंग्स के कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स के द्वारा एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजियोटेंसिन 2 ब्लड के द्वारा पहुंचता है एड्रिनल ग्लैंड में। ये एड्रिनल ग्लैंड, अब एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टिकल रीजन है वहां से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। ये एल्डोस्टेरॉन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर काम करता है, डीसीटी पर। ये सवाल पूछा गया है, डीसीटी पर काम करता है और वहां पर ये सेलेक्टिवली सोडियम आयन, और जिसके कारण वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ये एक मैकेनिज्म है। अब एक चीज और भी आपको याद रखना है कि कब ये एएनएफ रिलीज होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर कब रिलीज होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर कब रिलीज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका काम रास का जस्ट अपोजिट है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा है उसके जस्ट अपोजिट काम करना है। कैसे? जब आर्टरिया ऑफ हार्ट के आर्टरिया में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हार्ट को के ऊपर लोड बढ़ जाता है, हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हार्ट के आर्टरिया से कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस निकलते हैं जो एएनएफ कहलाते हैं। ये सब्सटेंस आगे ब्लड के सर्कुलेशन में जा करके जब आगे पहुंचते हैं तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, उनको फैला देते हैं, जिसके कारण ये ब्लड वेसल्स में स्टेसिस हो जाती है। ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स में ही रुक जाता है और अल्टीमेटली हार्ट की ओर पहुंचने वाला ब्लड कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट पर जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से रास पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक सवाल पूछा गया है, एडीएच किसका दूसरा नाम है? एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। कई बार हम भूल जाते हैं, तो एडीएच का दूसरा नाम मैंने आपको बताया वैसोप्रेसिन है, लेकिन पूछा जाता है तो हम गलत कर देते हैं। हम ऑक्सीटोसिन समझ जाते हैं, एड्रेनलिन समझ जाते हैं, तो ये नाम नहीं है। वैसोप्रेसिन वाला ऑप्शन आपको इसमें सही करना होगा। अब एक सवाल पूछा जाता है कि ब्लड का कंसंट्रेट या डाइल्यूट होना किस मैकेनिज्म के द्वारा पॉसिबल हो पाता है? क्या ये
पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा हो पाता है। हालांकि काम तो सभी करते हैं ब्लड को कंसंट्रेट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, लेकिन आप पीसीटी का भी ऑप्शन नहीं लेंगे, कलेक्टिंग डक्ट का भी नाम नहीं लेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी नाम नहीं लेंगे। एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन की जो बेसिक प्रक्रिया जो एनसीईआरटी ने जिस स्टेटमेंट को दिया उस पर ध्यान देते हुए आपको ध्यान देना होगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो कि लूप ऑफ हेनले में काम करती है, या वासा रेक्टा की जो मैकेनिज्म से जो काम करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो काम करते हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिन के कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के लिए। तो ये एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई आप देखिएगा, उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का आंसर देना चाहिए।